جی ڈاکٹر बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं FM 4K TV प्रोग्राम कामयाब लोग के साथ मैं हूं आपका होस्ट अकरम राठ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम उन लोगों को मदऊ करते हैं जिन्होंने अंत तक मेहनत करके कामयाबियां हासिल की हों और हमारे मुआशरे की तामीर व तरक्की में अहम किरदार अदा किया हो। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं राय इरफान यूसुफ, एडवोकेट हाई कोर्ट। तो आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, करम सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया सर आपका इनवाइट करने का मुझे। ये तो हमें पता है कि जैसे कि इलेक्शन का दौर है, आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, जनाब। तो काफ़ी दिनों से आपसे बात चल रही थी टाइम देने की, तो लेकिन आज हम कामयाब हो गए आपको बुलाने के लिए। जनाब, तो सर ये बताइएगा राय साहब, प्रोग्राम के इब्तदा में ही आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आप इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला में सदर के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। इलेक्शन से पहले हर उम्मीदवार 2-3 वादे ज़रूर करता है, जिनमें से एक गुजरांवाला में हाई कोर्ट बेंच का क़याम। आपने भी अपनी कैंपेन में ये वादा किया होगा। हाई कोर्ट बेंच का क्याम जो है ना वो मेरी डोमेन में नहीं आता। ये अच्छा। ऑलरेडी हम लोग लास्ट जो है वो 10 साल से इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। जी ये हम लोग वो वादा करते हैं जो हम पूरा कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। सिर्फ ये है कि जो पिछले 10 साल में हमारी बार ने एफर्ट्स पुट की हैं मैं उसे कंटिन्यू रखूँगा। जी जी बिल्कुल। बाकी ये है कि ये तो अदलिया और जो हमारी इंतज़ामिया है, जी यानी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जी जी बिल्कुल। वो फिर उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ वो कोई सर्किट बेंच हमें देते हैं या नहीं देते, ये तो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है। वो फिर इस हवाले से थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रगल चाहिए होगी। जी बिल्कुल। वो मैं उसको कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन ये मेरे मंशूर में शामिल नहीं है कि मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ कि ज़रूर इस साल जो है वो बेंच जो है वो गुजरांवाला में ठीक आ है, जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। बार और अदले के दरमियान हम आहंगी पैदा करने के लिए अज़्म का इरादा हर जिम करती है। आपकी सियासत कैसी होगी, अदलिया से तसादुम या हम आहंगी? ये अदलिया से तसादम तो होता ही नहीं है भाई। हम लोग कोर्ट को असिस्ट करते हैं, हमारी ड्यूटी ये है कोर्ट को असिस्ट करना। जी जी। हमारा तसादम नहीं होता। हाँ, बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि अगर कोई मतलब अदलिया की तरफ से कोई जो बेसिक रूल्स हैं या बेसिक लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट ना किया जाए या उसकी खिलाफ वर्जी हो या कहीं पे हमें ये फील हो कि ये जो आर्डर है ये एज़ पर लॉ नहीं है, तो हम लोग उसके अगेंस्ट जो है वो एपलेट फोरम यूज़ कर लेते हैं। सही, वो ताकि तसादुम ही हुआ ना, एक तसादुम किस्म का। नहीं है, वो तो लीगल राइट्स है हमारे जो हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है, तो इसलिए तसादम नहीं है। मतलब हम तो वहाँ पे बैठे ही इसलिए हैं कि कोर्ट को असिस्ट करें। जी हम बिल्कुल। कोर्ट के साथ कंटेस्ट करने के लिए तो नहीं बैठे, कोर्ट को असिस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल सही वजह फरमाया आपने। राय साहब, एक चुपता हुआ सवाल, वकला तहरीक के बाद वकला एग्रेशन बढ़ती है, इसकी वजह क्या है और क्या आप इस रवैये के हामी हैं? अग्रेशन आप कह सकते हैं कि शायद अग्रेशन ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ तो वकला तहरीक के बाद जी कुछ बासर हल्कों की तरफ से जानबूझ के वकला की यूनिटी को शैटर करने के लिए, जी जी। हमें कमज़ोर करने के लिए बहुत सारे जो है वो जो अमली इकदामात किए गए, जी जी बिल्कुल। जिनमें से ये था कि पहले ये होता था जी कि अगर हमारी कोई लोकेलिटी में से या हमारा कोई नेबरहुड में से कोई भी बंदा आ जाता था सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, जी बिल्कुल। अगर वो अफोर्ड नहीं करता तो मैंने खुद भी और बहुत सारा मुझे पता है कि वकला जो है वो बड़े नॉमिनल से एक्सपेंडिचर जो होता था अखबार इश्तिहार वगैरह का या तारीख का खर्चा जो होता था जी। वो 2-4 हज़ार रुपया लेके उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा देते थे। जी बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये किया गया जी कि वो उन्होंने नादरा को दे दिया। अभी नादरा के पास जो भी बंदा जाता है वो जितना मर्जी गरीब है, गवर्नमेंट ने 20,000 रुपया उससे ले लेना है और उसके बाद फिर भी मतलब अगर 50 बंदों ने अप्लाई किया सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए तो उसमें से कोई 20 या 25 जो है वो अलाउ करते हैं, 25 डिक्लाइन कर देते हैं। वो फिर दोबारा जो है वो डबल जो है एक्सपेंडिचर अफोर्ड करता है और दोबारा बेचारा कोर्ट में आता है, कोर्ट से डिग्री लेता है और फिर जाके जो अपना जो डिसीज्ड है उसकी जो मतलब वो विरासत है वो ले सकता है। उसके अलावा ये किया इन्होंने कि जी बहुत सारे केसेस होते थे जो माइनर केसेस होते थे, जैसे प्रोहिबिशन के कुछ केसेस थे, तो उनमें इन्होंने डायरेक्टली पहले जो होता था वो बेल आउट करते थे और बाद में ट्रायल होता था। ट्रायल में मोस्टली इक्विटल हो जाता था, क्योंकि ये सारे जो है ना ये मोस्टली इन्होंने खुद ही जो है ना वो
پلانٹڈ ہوتے تھے FIR جو ہوتی تھی. جی بالکل. ابھی یہ کرتے ہیں جی کہ وہ ریونیو کورٹس بنا دی ہے کہ جی ڈائریکٹلی آپ مائنس وکیل فارمولا اپلائی کرتے ہوئے تو جو بھی بندہ آتا ہے اسے 2-4-5 ہزار روپیہ ڈائریکٹلی فائن کر دو. اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ نے ایک شریف آدمی کو جس پہ صرف پولیس نے ایلیگیشن لگایا تھا آپ نے اسے مجرم بنا دیا, وہ سزا یافتہ ہو گیا. صحیح. تو وکلا کے اگینسٹ کافی کام کیے گئے ہیں کہ ہمارے پروفیشن کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جی. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی میں صرف وکیل ہے جو رائٹس کے لیے کھڑا ہوتا ہے. جی بالکل. یا جو بے خوف ہوتا ہے. جی بالکل. تو وہ اس حوالے سے کمزور کرنے کے لیے وہ مطلب اگر کہیں پہ چونکہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی, اگر کہیں پہ کسی ایک بندے سے اگر کوئی مطلب ایکٹ جو ہے وہ کوئی غیر اخلاقی حرکت ہو گئی ہے یا کوئی ایکٹ ہو گیا تو بار بار اسے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ یا ویسے جو ہے یہ ہمارا جو ہے الیکٹرانک میڈیا ہے یہاں پہ اس کو دکھا کے تو وہ تھوڑا سا ہماری کمیونٹی کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے وہ جو ہے یہ حربے استعمال کیے جاتے ہیں. جی بالکل. ادروائز ہمارا اگریشن سے تو تعلق نہیں ہے, ہم نے تو کورٹ میں اسسٹ کرنا ہے. صحیح. آئینی ترمیم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ قومی مفاد میں بہتر ہے؟ میرا خیال یہ ہے جی بالکل بھی قومی مفاد میں نہیں ہے, یہ تو ذاتی مفاد میں ہے. پہلے جس طرح چلتا تھا سینیارٹی کا رول تھا. جی جی بالکل. اس میں ٹھیک ہے. ابھی 3 بندے آپ کہتے ہیں جی ان 3 میں سے ہم نے جس کو مرضی چوز کر لیں تو وہ تو دوسری دوڑ شروع ہو جاتی ہے. ہر بندے کو یہ ہوتا ہے جناب, اور جو بندہ اگر آپ تیسری پوزیشن سے اٹھا کے اس کو فرسٹ پوزیشن پہ بٹھا دیتے ہیں, اسے چیف لگا دیتے ہیں, چونکہ پہلے اس نے اپنے سورسز کر کے آپ سے یہ فیور لی ہوئی ہے. جی بالکل. ہم لوگ نہیں توقع کرتے کہ وہ بندہ پھر میرٹ پہ جو ہے وہ ڈیسیجن لے گا. وہ ظاہر ہے جس بندے نے اسے اس پوسٹ پہ بٹھایا ہے وہ تھوڑا سا اس کو oblige کرے گا. اس لیے میں تو اسے بالکل بھی اس بات کو جو ہے وہ میں قوم کے یا اپنے ملک کے مفاد میں نہیں سمجھتا, ذاتی مفاد میں سمجھتا ہوں. صحیح. اور خوفزدہ بھی ہوں کہ اگر جس تیزی سے عدالتوں سے اعتماد ختم ہو رہا ہے بالکل ایسا اور اس کے پیچھے عدلیہ کا قصور نہیں ہے. عدلیہ جو میکسیمم ڈیلیور کر سکتی ہے عدلیہ وہ کر رہی ہے, کوشش بھی کرتی ہے ڈیلیور کرنے کی. اس کے پیچھے جو ہمارے مطلب جو قانون بنانے والے ادارے ہیں اس کے پیچھے وہ ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے ہر دوسرے تیسرے روز کوئی نہ کوئی نئی امینڈمنٹ صرف اپنے فائدے کے لیے لے کے آتے ہیں. اور اس طرح ملک جو ہے وہ ترقی تو نہیں کرتے, یہ تو زوال کی طرف سفر جو ہے وہ شروع کر دیا ہے انہوں نے. جی بالکل ایسا ہی ہے. پہلے بہت زیادہ عدلیہ کا احترام ہوتا تھا لیکن آج وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا. عدلیہ کا احترام کورٹس میں وکلا نے تو کرنا ہی کرنا ہے, اس لیے کہ وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ صرف ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ حق مانگ سکتا ہے, جہاں پہ اسے امید ہے کہ ہر ادارے کے خلاف اس کی سنی جائے گی. اس لیے وہ تو جو ہے احترام کرتا ہے. ہاں عدلیہ سے جڑے ہوئے دوسرے ادارے جو ہیں جس طرح اسٹیبلشمنٹ ہے, انتظامی جتنے بھی ادارہ جات ہیں ان کو یہ دیکھنے میں ملا کہ پچھلے 1-2 سال سے عدلیہ کے احکامات جو ہے نا اس کو کوئی سیریس نہیں لیا گیا. صحیح. اور اس حوالے سے جو ہے نا کوئی پراپر عدلیہ کو رسپانس نہیں کیا گیا, اور عدلیہ نے اس حوالے سے کافی ایفرٹس بھی کیے ہیں, کافی ڈیسیجن کیے ہیں, کنٹیمپٹ آف کورٹس کی کاروائیاں سٹارٹ کی ہیں. تو وہ تو جو یہاں پہ یہ بیوروکریسی آپ کہہ لیں یا چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا وہ سول اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ تھوڑا سا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ کو کمزور کرنے کی اور عدلیہ کے جو آرڈرز ہیں ان کو نظر انداز کرنے کی. لیکن ہم لوگ بینگ وکیل جو ہے ہم تو عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر لحاظ سے چاہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ بغیر کسی خوف کے, بلا خوف و خطر, وہ ہر عام آدمی کو انصاف فراہم کرے. جس دن عدلیہ کی نظر میں پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ اور ایک عام آدمی جو ہے ایکول ہوگا, اسی دن ہمارا ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف چلے گا. بالکل بالکل ترقی کرے گا. ہمارا سروائیول ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ عدل کا نظام رائج کریں. بالکل جی, آئین کی بالادستیوں کے ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا, اس میں تو کوئی شک نہیں. جی بالکل. آپ منتخب ہو کر وکلا کے لیے کیا خاص کریں گے؟ وکلا کے لیے پولیس کی طرح ایک الگ ہسپتال وغیرہ کا قیام آپ کی ترجیحات میں شامل ہے؟ میری کوشش ہوگی سب سے پہلے تو اگر میں کر سکا تو میری ایفرٹ ہوگی کہ میں پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ وکلا کالونی کے لیے اگر میں کچھ ایفرٹ کر کے میں کوئی کالونی کر سکا. پھر یہ ہے کہ جو ہاسپٹل ہے, ہاسپٹل جو کہ ہماری ہیلتھ کی جو پرابلمز ہے وہ بیسک ہے, یہ بھی کوشش ہوگی کہ اگر وکلا کے لیے کوئی ہاسپٹل ہم لوگ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹرینیور ہوتا ہے صرف 1 سال کا, 1 سال میں ہم لوگ بہت لمیٹڈ سا کام کر سکتے ہیں. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آلریڈی ورک ہم لوگ کر رہے ہیں, جو ہر رجیم کر رہی ہے,
जो नेक्स्ट रजीम आती है वो उससे एक स्टेप आगे उसे लेके चली जाती है और अपना हिस्सा डाल के उसका टेन्योर पूरा हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट आने वाले हैं वो फिर उसमें मज़ीद जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन करते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अगर मतलब गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट मेरा साथ दे इस हवाले से, तो मैं वकला कॉलोनी का, हॉस्पिटल का, और फिर ये है कि चैम्बर्स का इशू हमारे लिए बहुत बड़ा इशू बन गया है। हर साल 300-350 नए यंग वकला आ रहे हैं और जगह हमारे पास वही है जो समझ लें आज से 25 साल पहले थी, 30 साल पहले थी। जी जी। तो वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गई है। तो अभी वकला के लिए कोई जगह जो है चैम्बर्स के लिए जी, वो हम लोग अक्वायर करने के लिए कोई अपनी एफर्ट्स जो हैं वो पुट करेंगे। अदलिया के सामने भी दरख्वास्त रखेंगे और इंतज़ामिया के सामने भी और हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सामने भी। जी जी। जैसे आपने फरमाया कि कॉलोनी के लिए कुछ करेंगे, मैं समझता हूँ कि हेल्थ के लिए अगर सबसे पहले करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि हेल्थ ज़रूरी है सबसे पहले, बाकी चीज़ें बाद में हैं। आप बिल्कुल ऐसे ही ठीक कह रहे हैं आप। हमारी तरजीहात जो है ना वो मतलब ये नहीं है कि पहले हम लोग एक गोल एक साइड पे जो है एफर्ट पुट करें और दूसरी साइड को पेंडिंग रखें। सारे गोल्स जो हैं उनकी तरफ आपने मतलब बेक वक्त जो है ना एफर्ट्स पुट करना होती हैं जी। उसमें जिस साइड पे आपको पहले जो है वो कोई फ़ायदा हो जाए या आप कामयाब हो जाएं, तो वो सारी चीज़ें आपने साथ साथ साइड बाय साइड जो है ना वो चलानी होती है। हॉस्पिटल के लिए एफर्ट भी करनी होती है और कॉलोनी के लिए भी। ये नहीं कि पहले आप सिर्फ कॉलोनी के लिए करो या सिर्फ हॉस्पिटल के लिए करो और दूसरी चीज़ जो है उसको पेंडिंग करो। जी बिल्कुल। वकला बरादरी और खुसूसन नौजवान वकला के लिए आपका क्या लाहा अमल होगा? मेरी कोशिश ये होगी नौजवान वकला के लिए भी कि हम लोग इनके लिए जो है ना, जैसे ये एक स्किल इम्प्रूव करने के लिए वर्कशॉप्स, जिस तरह आप जी बिल्कुल वर्ड बोलते हैं, हम लोग तो यही कहते हैं कि ये लेक्चर जो हैं वो प्रॉपर जो है रेगुलर बेसिस पे जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए जाएं, जिसमें जो भी लॉ में अमेंडमेंट्स होती हैं उनको डिस्कस किया जाए, जो प्रीवियस लॉ चल रहा है उसमें जो लूप होल्स हैं उनको डिस्कस किया जाए और उनकी जितनी मैक्सिमम तरबियत हो सकती है वो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको एक अच्छा वकील बनाएं। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छी काविश होगी आपकी। तो आप बतौर कानूनदान क्या पैगाम देंगे नए आने वालों के लिए? मेरा बतौर वकील होने के नाते मेरा यही पैगाम है कि हमने इस मुल्क को बेहतरी की तरफ, खुशहाली की तरफ लेके जाना है और हम सब पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपनी नई आने वाली नस्ल को क्या दे रहे हैं। जी बिल्कुल। हम उन्हें बेहतर, खुशहाल, मजबूत, मुस्तहकम पाकिस्तान दे के जाएंगे तो यही हमारे लिए बेहतर है, जिससे हमारी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर होगी। तो मेरा यही पैगाम है सारे नौजवानों को कि इंशाल्लाह ये बहुत ज़रख़ेज़ मिट्टी है और ये हमेशा इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात हमें जो है ना कामयाब करेगी और हम इसमें जो है ना वो कामयाब ही रहेंगे। थोड़ा सा सिर्फ हौसले और सब्र से काम इंशाल्लाह। बस जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान थे राय इरफान यूसुफ, एडवोकेट हाई कोर्ट। प्रोग्राम के हवाले से कोई कमेंट्स देना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में अपने नाम के साथ अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, हमें इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मिलेंगे एक नई सेलिब्रिटी के साथ। अपने मेज़बान अकरम राठ को इजाज़त दीजिए।